क्या बीजेपी जानबूझकर बिहार का चुनाव हार जाएगी? क्या बीजेपी के रणनीतिकारों में इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि अगर बिहार का चुनाव हार जाते हैं तो भले ही नुकसान हमको छोटा हो, लेकिन ये हमारे बड़े फायदे में हमें मदद करेगा? आप कहीं कुमकुम में किस तरह की बात कर रही हूं मैं? दरअसल दोस्तों, ये बात मैं नहीं कर रही हूं, ये बात की है परकला प्रभाकर ने। आप इन्हें जानते हैं। परकला प्रभाकर अब केवल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति के तौर पर नहीं जाने जाते। वो एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जो इकोनॉमी के मामले में हो, या फिर वोट चोरी के मामले में हो, या फिर चुनाव आयोग के साथ बीजेपी की सांठगांठ के आरोप के मामले में हो, परकला प्रभाकर इस सरकार के जबरदस्त आलोचक रहे हैं। ये अजीब होता है और देखने को भी कम मिलता है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति इस पूरी सरकार के पिछले कई सालों से जबरदस्त तरीके से आलोचक हैं। इनफैक्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में ही जबरदस्त तरीके से वो इस सरकार पर अटैकिंग मोड में थे। वो अलग बात है कि उनकी पत्नी खुद इस सरकार में इतने बड़े पद पर हैं, लेकिन परकला प्रभाकर कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ते इस सरकार की आलोचना करने को लेकर। और पिछले लोकसभा चुनाव में भी परकला प्रभाकर ने बड़े लेवल पर नए वोटर ऐड होने या फिर वोटों में धांधली के आरोप लगाए थे, बहुत बड़े स्तर पर। इनफैक्ट परकला प्रभाकर उन लोगों में से हैं जिन्होंने चुनाव आयोग से तब सवाल पूछने शुरू किए थे जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हुआ करते थे। अब परकला प्रभाकर ने दोस्तों द वायर को एक इंटरव्यू में एक बहुत ही विस्फोटक बात बोल दी है, तो मुझे लगा वो आपके सामने रखी जाए। दोस्तों, परकला प्रभाकर की बात सुनकर आपको लगेगा कि ये क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कोई नेटफ्लिक्स की ड्रामा या थ्रिल का कोई सीरीज चल रही है, लेकिन जो बात वो बोल रहे हैं आज के वक्त में, उस बात को आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते। एमके वेणु जो कि द वायर के संपादक हैं, उनके साथ इंटरव्यू में परकला प्रभाकर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली कि जो कन्याकुमारी के चुनाव में हुआ वो बड़े लेवल पर, अगर बीजेपी के सिस्टम के अंदर कोई बड़ा रणनीतिकार है, कोई होशियार रणनीति बनाने वाला है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी हाल में बिहार के नतीजे, चुनाव के नतीजे उसके आने वाले भविष्य की पॉलिटिक्स को प्रभावित करें। तो जो कन्याकुमारी में हुआ, हो सकता है कि बिहार में बीजेपी कर दे। अब और आसान भाषा में आपको बताती हूं, परकला प्रभाकर ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी में कोई होशियार रणनीतिकार होगा तो इस बात को लेकर सहमति उसमें बनी होगी कि विपक्ष को बिहार जीतने देते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? वो बीजेपी जो साल के 365 दिन चुनावी मशीन में तब्दील हो चुकी है, जो सुबह से लेकर रात तक हर चीज चुनाव को लेकर करती है। चुनाव नहीं होते हैं तो भी मोदी जी चुनावी मोड में रहते हैं। अब जहां चुनाव नहीं है वहां भी मोदी जी रोज रोड शो कर रहे हैं। वो बीजेपी बिहार का चुनाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बिहार का चुनाव आप समझिए कि अगर बीजेपी हार गई तो उसको जो हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के बाद एक एज मिला था 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, जो बैकफुट पे बीजेपी थी, वो दोबारा वहीं चली जाएगी। बहुत बुरी तरह से अटैकिंग मोड में आ जाएगा विपक्ष। तो फिर बीजेपी क्यों चाहेगी? बीजेपी के रणनीतिकार ऐसी सहमति क्यों बना रहे हैं कि विपक्ष को जीतने देते हैं? परकला प्रभाकर का थ्योरी ये कहती है, वो ये मानते हैं कि बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर अगर कोई होशियार रणनीतिकार होगा तो उनमें चर्चा होगी कि अगर आप बिहार हार जाते हैं तो विपक्ष के जितने भी दावे हैं वोट चोरी को लेकर, एसआईआर को लेकर, सब हवा हो जाएंगे। फिर बीजेपी ये कहेगी देखिए एसआईआर को लेकर ये लोग इतने हल्ला मचाते थे, चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाल दी, वोट चोर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिरते हैं, और अब देखिए खुद तो बिहार का चुनाव जीत गए। तो बिहार का चुनाव क्या वोट चोरी से जीते हैं? याद कीजिए दोस्तों, कुछ यही काम किया था बीजेपी ने जब राहुल गांधी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी को लेकर। अनुराग ठाकुर सामने आए थे, उन्होंने बकायदा कई सीटों का नाम बता दिए, इस सीट में भी फर्जी वोटर हैं, प्रियंका गांधी की सीट में फर्जी, वायनाड में फर्जी वोटर बता दी, रायबरेली में फर्जी वोटर बता दिए। फिर कांग्रेस पार्टी ने उसको आड़े हाथों ले लिया कि इसका मतलब आपके पास पहले आंकड़ा आ गया, हमें तो 6 महीने लगे, आपने तो दो तीन दिन में आंकड़ा निकाल दिया, मतलब आप भी मानते हैं कि फर्जी वाड़ा हो रहा है। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अनुराग ठाकुर ने यही बोला कि खुद जब जीत जाते हैं, तेलंगाना हिमाचल जीत जाते हैं, तब तो वोट चोरी नहीं करते हैं। अब एग्जैक्टली यही बात परकला प्रभाकर कहते हैं कि यही बात बीजेपी बोल सकती है कि देखिए इतना हल्ला मचाते हैं एसआईआर के नाम पर, वोट चोरी के नाम पर, तो क्या खुद वोट चोरी से जीते हैं? खुद क्या वोट चोरी की है बिहार में? ऐसा करके बीजेपी अपने बड़े उद्देश्यों को पूरा कर लेगी। क्यों? क्योंकि एसआईआर केवल बिहार में तो होना नहीं है, एसआईआर पूरे देश में होना है।
उसकी डेट अभी फाइनल नहीं है, लेकिन होगा तो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इस बार के एसआईआर को लेकर तो बाकायदा चुनाव आयोग ने ये तैयारी भी की है कि वो राज्य के अलग अलग पार्टी के नेताओं से मुलाकात करके, एसआईआर तो देश भर में होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़े लेवल पर वहां पर लोगों के नाम हटाए भी जाएंगे, लोगों के नाम ऐड भी किए जाएंगे। अब बिहार में भी कितना ही हशोर मचा हो दोस्तों, एंड ऑफ द डे बड़े स्तर पर लोगों के नाम हटाए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परकला प्रभाकर ये कह रहे हैं कि जब जब ऐसा होता है कि विपक्ष इस तरह के सवाल उठाता है, बीजेपी चुनाव हारती है, तो विपक्ष अपने मुद्दों को भूल जाता है। कन्याकुमारी के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ, विपक्ष पहले आरोप लगाता है, फिर चुनाव अगर बीजेपी हार जाती है तो चुनाव के बाद विपक्ष भूल जाता है। परकला प्रभाकर की थ्योरी ये कहती है, उनकी वो इस तरह की बात बोल रहे हैं इंटरव्यू में कि अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो ये एसआईआर का मुद्दा जो है और जो राहुल गांधी की वोट चोरी का मुद्दा है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, सिरे से खारिज हो जाएगा कि ये वोट चोर करते रह गए। अगर वोट चोरी होती तो हम बिहार का चुनाव हार जाते, क्या इतना इंपॉर्टेंट। इसके बाद इनफैक्ट इस इंटरव्यू का अंत में जो एम.के. वेणु द वायर के संपादक, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली, द वन हु रन्स कसिनो नेवर लूजेस। एक आदमी जो कसिनो चलाता है वो कभी नहीं हारता। बात भी ठीक है दोस्तों, ये आपने भी देखा होगा, जो जुआ खिलाता है ना वो कभी नुकसान में नहीं रहता, जुआ खेलने वाले नुकसान और फायदे में रहते हैं। पॉइंट ये दोस्तों कि परकला प्रभाकर के इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर कितना विश्वास किया जाए। दोस्तों कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती हैं, उस पर हम केवल चर्चा कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को पूरी तरह से ना तो सिरे से खारिज किया जा सकता है ना एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब खारिज क्यों नहीं किया जा सकता, उसके पॉइंट्स परकला प्रभाकर ने आपको दे दिए कि भाई एसआईआर का मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, चुनाव आयोग के पास एक पूरी आजादी हो जाएगी, बीजेपी के पास पूरी आजादी हो जाएगी कि पूरे देश में फिर एसआईआर होगी, बड़े लेवल पर लोगों के नाम हटाए जाएंगे, काटे जाएंगे, इतने बड़े लेवल पर चीजें होंगी जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दूसरा, अब उसके बाद राहुल गांधी वोट चोर को लेकर कितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, सब हवा हो जाएंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और फिर चुनाव हम हार जाते हैं। मतलब ये तो कोई मतलब एक तरह का बीजेपी के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक था, उस पूरी एकता की हवा निकल जाएगी। ये परकला प्रभाकर का इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के आधार पर नतीजा निकलता है, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती हूं दोस्तों। बीजेपी बिहार का चुनाव अगर हार गई तो उसको अगला चुनाव जो फेस करना है वो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, और पश्चिम बंगाल में होना है असली रण। आप ये मानकर चलिए बिहार में तो कुछ भी नहीं हो रहा, असली लड़ाई जो एसआईआर की है ना वो होनी है पश्चिम बंगाल में, और अभी वहां एसआईआर शुरू नहीं हुई है। असली जो लड़ाई है बीजेपी की, जो असली चुनावी भिड़ंत होती है वो बंगाल में होती है हमेशा। ममता बनर्जी जिस तरह से बीजेपी को टक्कर देती हैं वो मतलब अद्भुत है, कोई नहीं दे पाता ऐसी टक्कर। और इस बार बीजेपी के सत्ता में आने के भरपूर चांसेस है। अगर इस बार भी बीजेपी सत्ता में नहीं आई ना पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी टूट जाएगी, बीजेपी के संगठन को बहुत नुकसान होगा। लोकसभा चुनाव में हमने देखा वो लोग जो तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए, चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में बहुत शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है बीजेपी को पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी ने उनकी जीती हुई सीटें भी उनसे छीन ली। बाद में वो तमाम लोग जो बीजेपी में गए थे तृणमूल कांग्रेस छोड़कर, सर मुंडवाकर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर के बाहर माफी मांगते हुए खड़े थे। तो बीजेपी के पास ये स्वर्णिम मौका है, हर हाल में उसको पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना है। अगर बिहार का चुनाव हार गई तो बीजेपी का सेंटिमेंट इतना खराब हो जाएगा ना पश्चिम बंगाल में कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुद्दे तो सेम है। बिहार में भी बीजेपी घुसपैठिए के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, पश्चिम बंगाल में तो घुसपैठिए का मुद्दा बहुत ही बड़ा है क्योंकि सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की। तो इतना बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए का। अगर ये बिहार का चुनाव हार गई तो फिर आप विपक्ष को रोक नहीं पाएंगे और विपक्ष सफाया कर देगा बीजेपी का पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा अगले साल असम में भी चुनाव होने, असम में भी भयानक एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है बीजेपी, भयानक। हेमंत बिस्व शर्मा भले ही देश भर में घूम घूम कर बीजेपी के लिए प्रचार करे, खुलेआम हिंदू मुसलमान करे, आला कमान के फेवरेट रहे हों, लेकिन उनकी अपनी जो असम में साख है वो दाव पर लगी है। और गौरव गोगोई को जब से वहां कांग्रेस ने कमान सौंपी है पार्टी की, वो लगातार सक्रिय है वहां पर जमीन पर। मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस चुनाव निकाल लेगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है और यहां भी घुसपैठिए के मुद्दे पर चुनाव होना है। असम और पश्चिम बंगाल इनको सीमाएं लगती हैं भाई बांग्लादेश से, तो हर लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य हैं। तो अगर बिहार हार गई बीजेपी तो फिर असम, पश्चिम बंगाल, और दोस्तों आप ये सोचिए बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। बिहार में अगर चुनाव हार गए तो उत्तर प्रदेश में तो भयानक नुकसान होगा बीजेपी को।
बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रही कि परकला प्रभाकर की कॉन्स्पिरेसी पूरी तरह से इसको आप नकार दें, हो सकता है ऐसी कोई चर्चा हम कर सकते हैं भविष्य में, बट मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि बिहार चुनाव बीजेपी बस ऐसे तश्तरी पर परोसकर विपक्ष को दे देगी। हाँ, लेकिन ये बात तो सही है कि जब चुनाव जीत जाती है विपक्ष की पार्टियां तो वो अपने मुद्दों को भूल जाते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन सिर्फ इसीलिए कि राहुल गांधी के एसआईआर के मुद्दे को लेकर या वोट छोड़ के नारे को लेकर एक कंफ्यूजन पैदा हो जाए जनता में, इसके लिए बीजेपी बिहार दांव पर लगा दे, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। अगर बीजेपी इस बार बिहार का चुनाव नहीं जीती, इस बार अगर उसने अपना सीएम नहीं बनाया, फिर उसके लिए सीएम बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये उसका टर्निंग पॉइंट है। और बीजेपी भी ये बात जानती है कि अगर इस बार तेजस्वी यादव को फिर विपक्ष में उसने बिठा दिया तो आरजेडी की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक आप विपक्ष में रहते हैं तो आपके पास संसाधन नहीं होते, आपके पास संपत्ति नहीं होती, आपके पास फंड नहीं होता, व्यापारी भी आपको पैसा देना बंद कर देते हैं, तो पार्टी जो है, आरजेडी जो है, वो टूटने की स्थिति पे आ जाएगी। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म अगर देखें, जैसा कि M.K. वेणु साहब ने कहा कि द वन हु रन्स कसिनो नेवर लूजेस, एक आदमी जो जुआ खिलाता है वो कभी जुआ नहीं हारता, वो कभी नुकसान में नहीं रहता। एक दिन का नुकसान झेल लेता है, वो 2 दिन का नुकसान झेल लेता है, लेकिन जब साल भर की बैलेंस शीट बनती है ना, वो हमेशा प्लस में होता है। तो पॉइंट ये कि क्या बड़ा फायदा देखने के लिए 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए या यूपी के लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा दाव वाकई में ऐसा खेला जा सकता है। अच्छा, एक और चीज बीजेपी को पता है कि जब विपक्ष एक चुनाव जीत जाता है तो वो अलग लेवल के कॉन्फिडेंस में आ जाता है, कई बार वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। अब देखिए, विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक अलग लेवल पर कॉन्फिडेंस में था, और उसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने इतनी भीषण गलतियां की। क्या गड़बड़ हुई नहीं हुई उसको आप साइड में रख दीजिए, मैं उस पर चर्चा ही नहीं कर रही। ये तो बात सच है ना कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने गलतियां की। बीच चुनाव में शैलजा और हुड्डा खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में भी बहुत सी टिकट बंटवारे को लेकर गलतियां हुई हैं। तो हो सकता है इस बात को लेकर, इस तर्क को लेकर आधार बनाया हो परकला प्रभाकर ने। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।